हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 15.1 है इसके सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इससे आगे के जो कंसेप्ट हैं थ्योरी के इनको सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन समस्या के विभिन्न प्रकार, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी कि जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या है इसके कौन कौन से प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये कंप्लीट जानकारी हम विद एग्जाम्पल के साथ इसको करेंगे। तो इसका पहला प्रकार है आहार संबंधी समस्याएं। यानी कि आहार को लेकर जो संबंधित प्रॉब्लम है उनमें हम इनका प्रयोग किस तरीके से करेंगे ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की समस्याओं में हम यह ज्ञात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटकों पोषक तत्वों का समावेश आहार में किस मात्रा में किया जाए जिससे उसमें सभी पोषक तत्वों संघटकों की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कम से कम लागत पर प्राप्त हो जाए। यानी कि जो न्यूट्रिशंस की हमें आवश्यकता है उसको हम कम से कम लागत पर कैसे प्राप्त करें, ये सारी चीज़ें हम आहार संबंधी समस्याओं में पढ़ते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक मनुष्य को संतुलित भोजन के लिए दो प्रकार के विटामिन ए और विटामिन बी की निश्चित मात्राओं में आवश्यकता होती है। ये विटामिन दो भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों F1 और F2 में मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक खाद्य सामग्री की एक इकाई में विद्यमान विटामिनों की इकाइयों की संख्या संतुलित भोजन के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकता और खाद्य सामग्रियों का प्रति इकाई मूल्य निम्न तालिका में दिया गया है। माना कि जो अनुकूलतम हल है इसके लिए उत्पाद P1 और P2 की जो वांछित निर्माणाधीन इकाइयों की संख्या है वो X और Y है। जो हम समीकरण बनाते हैं उसके लिए हमने जो इकाइयों की संख्या है उसको X और Y मान लिया। अब इन समस्याओं को हम तालिका के द्वारा दर्शाएं तो यहाँ पर विटामिन हमारे पास ए और बी, खाद्य सामग्री दो प्रकार की है F1 और F2। तो ए है विटामिन वो F1 के द्वारा 2 और F2 के द्वारा 4 और इसकी दैनिक आवश्यकता है 40। ऐसे बी विटामिन की F1 के लिए 3 और F2 के लिए 2 और इसकी दैनिक आवश्यकता है 50। और प्रति इकाई मूल्य रुपए में इसका कितना है, F1 का है 3 और F2 का है 2.5। तो दोनों खाद्य सामग्रियों में कितनी कितनी इकाइयों का प्रयोग किया जाए ताकि हमें न्यूनतम मूल्य में संतुलित भोजन के लिए विटामिन की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी मात्रा प्राप्त हो सके। यानी कि हमें न्यूनतम मूल्य में संतुलित भोजन देना है तो उसके लिए हमें इनको डायग्राम के द्वारा दर्शा के बताना है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके सॉल्यूशन में हम माना कि जो विटामिनों की न्यूनतम आवश्यक मात्रा की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री जो F1 है उसकी X इकाई और जो खाद्य सामग्री F2 है इसकी Y इकाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी F1 के लिए X इकाई की और F2 के लिए Y इकाई की न्यूनतम जो आवश्यकता है वो होती है। तब जो खाद्य सामग्री F1 है इसकी X इकाई
और खाद्य सामग्री F2 की बाई इकाई का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, ऐसे ही, और 2.5 बाई। अतः मिश्रित खाद्य सामग्री का कुल मूल्य कितना होगा 3x प्लस 2.5 बाई, जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो जो हमारा उद्देश्य फलन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या हो जाएगा निम्नतम z, और वो क्या होगा, इनकी जो इकाई है रुपयों में, वो हो जाएगी 3x प्लस 2.5 बाई। अब इनके व्यवरोध के बारे में हम जाने कि व्यवरोध को हम कैसे बनाएंगे। तो विटामिन ए के लिए व्यवरोध क्या हो जाएगा, जो खाद्य सामग्री F1 और F2 की प्रति इकाई से क्रमशः हमें 2 और 4 इकाई विटामिन ए की प्राप्त होती है, ठीक है। अतः खाद्य सामग्री F1 की x इकाई और खाद्य सामग्री F2 की y इकाई से कुल विटामिन ए की जो प्राप्त राशि होगी वो कितनी हो जाएगी 2x प्लस 4y, और यह मात्रा न्यूनतम आवश्यक मात्रा के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी जो 2x प्लस y है वो हमें 40 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि न्यूनतम हमारे पास इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। तो ये 2x प्लस 4y है, ये ग्रेटर है और इक्वल भी है 40 के। सेम टू सेम हमें बनाना है विटामिन बी के लिए। तो बी के लिए कितना बन जाएगा 3x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, यानी 50, ठीक है। और लास्ट में हमारी जो नॉन नेगेटिव कंडीशन होती है कि x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इसका जो गणितीय रूप हमें प्राप्त होगा वो हमें इस तरीके से प्राप्त होगा कि मिनिमम z बराबर 3x प्लस 2.5 बाई, और व्यवरोध क्या प्राप्त होंगे 2x प्लस 4y ग्रेटर एंड इक्वल टू 40, 3x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, और नॉन नेगेटिव कंडीशन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो हमारा मेथड है कॉर्नर वाला मेथड, कॉर्नर विधि, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरणों को समीकरणों में चेंज करेंगे, फिर प्रत्येक समीकरण के लिए बिंदु ज्ञात करेंगे, उनमें x बराबर 0 रखकर और y बराबर 0 रखकर, फिर उन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। फिर ग्राफ पेपर पर दर्शाने के बाद उनको हम एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। इसके बाद हम असमीका को संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु के मान रखकर। अगर हमारी असमीकाएँ संतुष्ट हो जाती हैं तो जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, और अगर हमारी असमीका संतुष्ट होती है तो उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। तो यही प्रोसेस हमें फिर दोबारा से करनी है। तो सबसे पहले हमने इनको समीकरणों में चेंज कर लिया। तो 2x प्लस 4y बराबर 40 और 3x प्लस 2y बराबर 50। पहली असमीका के समीकरण के लिए इनके बिंदु निकाले। तो अगर हम x बराबर 0 रख देंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, हमें 10 प्राप्त होगा, और अगर y बराबर 0 रख देंगे तो x का मान हमें 20 प्राप्त होगा। यानी हमारे बिंदु हो जाएंगे 20,0 और 0,10। अब असमीका को संतुष्ट कराएं मूल बिंदु के मान रख करके 0,0 रख देंगे इसमें। तो 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0 ही हो जाएगा, और 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 40। ये बात असत्य है, इसलिए हमारी जो असमीका है वो संतुष्ट नहीं हो रही है, और इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। दूसरी असमीका के लिए 3x प्लस 2y बराबर 50 समीकरण के रूप में लिख लेंगे इसे। अब इसके पॉइंट निकालें। तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो 2y बराबर 50, यानी y बराबर 25, और जब हम y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 50/3। तो ये दो पॉइंट हमें इसके मिलेंगे 50/3, 0 और 0,25। अब इस असमीका के लिए भी हम मूल बिंदु के मान रखें इसमें। तो ये भी क्या प्राप्त होगा 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 50। ये भी असत्य है, यानी फॉल्स है। तो इसके लिए भी जो असमीका का हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और देखेंगे इसका डायग्राम। तो हमने इन बिंदुओं को दर्शाते हुए लिख दिया 0,10 और 20,0।
इस लाइन को मिला देंगे। ऐसे ही 0,25 और 50/3,0 इनको मिला देंगे। अब चूंकि दोनों के लिए जो हल क्षेत्र था वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में है, तो दोनों से हम विपरीत दिशा में कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इनका जो कॉमन हल क्षेत्र है इसको चुनना होता है। तो इनका कॉमन हल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो इस पॉइंट के हमें निर्देशांक चाहिए। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है और x और y के मान निकालने हैं। तो जो x और y के मान होंगे वही इनके कटान बिंदु के मान होंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे और x और y के मान निकाल लेंगे। हमने पिछले सभी प्रश्नों में निकाल के बताया कि किस तरीके से निकालते हैं। तो इसलिए इसके मान क्या प्राप्त होंगे हमें, 15,5/2 ये हमें कटान बिंदु के मान प्राप्त होंगे, 15,5/2। अब इनके जो कोणीय बिंदु हैं इन पर हम इनका हल क्षेत्र निकालेंगे और देखेंगे कि किस पर इसका मान मिनिमम प्राप्त हो रहा है। तो वैसे तो हमें दिख रहा है कि ये पूरा जो हल क्षेत्र है वो अपरिबद्ध हल क्षेत्र है और इसके कोणीय बिंदु हमारे क्या है, 20,0 और 15,5/2 और 0,25। तो इन बिंदुओं पर हम इसके मान निकालेंगे। ठीक है, तो ए बिंदु 20,0 इसमें रखें z बराबर 3x + 2.5y में, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 60। और ई बिंदु के लिए 15,5/2 इसके लिए मिलेगी 51.25 और डी बिंदु के लिए 0,25 इसके लिए मिलेगी हमें 62.5। अब चूंकि हम मिनिमम जेड की बात कर रहे हैं तो जो मिनिमम जेड है वो हमें 51.25 प्राप्त हुआ है और ये किन बिंदुओं पर प्राप्त हुआ है, 15,5/2 पर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा कि इसका निम्नतम मान हमें 51.25 प्राप्त हुआ है और ये 15,5/2 पर। चूँकि जो हमारा हल क्षेत्र है वो अपरिबद्ध है इसलिए 3x + 2.5y < 51.25 का आलेख खींचना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी हमें क्या खींचना पड़ेगा, ग्राफ। और इस समीकरण के द्वारा निर्धारित परिणाम खुला अर्धतल सुसंगत हल क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रखता है। इसलिए जो बिंदु है हमारा 15,5/2 इस पर दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या का मिनिमम मान 51.25 है, जो कि हमें F1 की 15 इकाई और F2 की 2.5 इकाई लेने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली समस्या थी, कौन सी, खाद समस्या, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से हमें उसको बनाना है रेखिक प्रोग्राम समस्या में, यानी लैंग्वेज से हमें उसको मैथमेटिकली लिखना है। अब दूसरा टाइप है उत्पादन संबंधी समस्याएं। कौन सा है, उत्पादन संबंधी समस्याएं। इस प्रकार की समस्याओं में हमें विभिन्न प्रकार जो उत्पाद हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी होती है कि जो उत्पाद है उनकी संख्या हम कैसे ज्ञात करें, जो कि एक उत्पादक के द्वारा उत्पादित कर बेची जाए, जबकि उत्पादों की इकाइयों को उत्पादित करने में एक निश्चित जनशक्ति, यांत्रिक समय, प्रत्येक इकाई के उत्पादन में खर्च, श्रमिक समय, गोदाम में उत्पादन, भंडार के लिए स्थान आदि को हमें दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम लाभ कमाना होता है। यानी कि जितनी भी हमारी समस्या है इसमें उनको हमें मिनिमम रखते हुए जो हमारा बेनिफिट है उसको हमें मैक्सिमम रखना होता है और उसके लिए हमें कार्य करना होता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझें। एक फर्म दो तरह के विद्युत उपकरणों ए और बी का उत्पादन करती है।
ए तथा बी की प्रति इकाई पर जो लाभ है वो क्रम से हमें 20 रुपये और 30 रुपये है। उपकरण ए की प्रति इकाई में 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर, ऐसे ही उपकरण बी की प्रति इकाई में 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर लगाने आवश्यक हैं। एक महीने में कुल 210 मोटर और 300 ट्रांसफार्मर प्राप्त किए जा सकती हैं। उपकरण बी जो निर्यात मॉडल है कि प्रत्येक इकाई में वोल्टता स्थिर रखने का एक यंत्र लगाना आवश्यक है। ऐसे यंत्र एक महीने में 65 प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिकतम लाभ के लिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सूत्रीकरण कीजिए और रेखा चित्र द्वारा इसका हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हमें उत्पादन संबंधी समस्या दी होगी, उसको हमें मैथमेटिकली लिखना है और उसका हल क्षेत्र बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना कि अधिकतम लाभ के लिए जो फर्म उपकरण हैं ए और बी, इनकी संख्या क्रम से एक्स और वाई इकाई का हमें निर्माण करना है। फिर जो उपकरण है ए और बी, इनकी प्रति इकाई पर लाभ कितना है, 20 रुपये और 30 रुपये, इसलिए इनका टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 20x प्लस 30y। तो ये हमारा उद्देश्य फलन हो जाएगा जो कि मैक्सिमम जेड होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम लेना है, लाभ हमें मैक्सिमम प्राप्त करना है। और अगर हम इनके व्यवरोध की बात करें तो मोटर के लिए व्यवरोध क्या हो जाएगा, उपकरण ए की x इकाई और उपकरण बी की y इकाइयों के निर्माण के लिए क्रम से 3x प्लस 2y मोटरों की आवश्यकता होगी। कितनी, 3x प्लस 2y। और एक महीने में कुल हमें 210 मोटरें प्राप्त होती हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 210, क्योंकि 210 से ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं होंगी, या तो उसके बराबर या उससे कम। ऐसे ही ट्रांसफार्मर के लिए बनाए तो ट्रांसफार्मर हमारे ए के लिए कितने, 2 और बी के लिए 4, तो ये 2x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 300। और फिर हमारी नॉन नेगेटिव कंडीशन। और इसके बाद एक कंडीशन और है इसमें कि वोल्टता स्थिर रखने का एक यंत्र केवल उपकरण बी में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, बी में। तथा ऐसे यंत्र जो हैं वो एक महीने में 65 प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये भी कंडीशन हमारी हो जाएगी बाई लेस देन एंड इक्वल टू 65। निर्मित इकाइयों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। और नॉन नेगेटिव कंडीशन, तो इस तरीके से हमें ये कंडीशन इसमें बन जाएंगी। तो इसका सूत्र कैसे बन जाएगा, जेड बराबर मैक्सिमम जेड है 20x प्लस 30y और व्यवरोध 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 210 और 2x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 300 और y लेस देन एंड इक्वल टू 65 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब इसको कौनी विधि से हल कर लेंगे। पहले समीकरण को समीकरणों में चेंज कर लें, इसके बाद उनके लिए बिंदु ज्ञात कर लें। तो हमने इनको समीकरणों में लिख दिया। अब पहली समीकरण के लिए 3x प्लस 2y बराबर 210। अब इसमें अगर हम x बराबर 0 रखें तो y का मान हमें प्राप्त होगा 105, और जब y का मान 0 रख देंगे तो x का मान मिलेगा 70। तो इसके बिंदु हो जाएंगे 70,0 और 0,105। अब इस असमीका में मूल बिंदु के मान रखें और इसे संतुष्ट कराएं। तो 0 प्लस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 210। तो ये हमारी असमीका संतुष्ट होती है क्योंकि 0 छोटा होता है 210 से, इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण के लिए उसके समीकरण को लिख लें 2x प्लस 4y बराबर 300, और अगर हम इसमें x बराबर 0 रख दें तो y का मान 75 प्राप्त होगा, और अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान हमें 150 प्राप्त होगा। इसलिए इसके बिंदु क्या हो जाएंगे 150,0 और 0,75। अब असमीकरण को संतुष्ट कराएं तो इसमें भी x बराबर 0 y बराबर 0 रखें तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 300। तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। तो इसके लिए भी जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। अब तीसरी समीकरण के लिए
बाई लेस देन एंड इक्वल टू 65, तो यहाँ से इसका x गुणांक तो 0 ही है, क्योंकि बाई लेस देन एंड इक्वल टू 65 ना, तो यहाँ से x गुणांक इसका कितना है 0। तो यहाँ पर अगर हम इनके मान की बात करें तो अगर हम x बराबर 5 रख दें तो बाई का मान हमें फिर भी 65 प्राप्त होगा, और अगर हम x का मान 10 रख दें तब भी बाई का मान हमें कितना प्राप्त होगा 65। यानी कि हम बाई बराबर 65 के लिए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, बाई बराबर 65 के लिए हम क्या खींच देंगे, एक लाइन। और अगर हम इसको संतुष्ट कराएं मूल बिंदु के मान रखकर तो 0 रख देंगे बाई की जगह, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 65, तो इसके लिए भी असमिका हमारी संतुष्ट हो जाएगी और इसका हल क्षेत्र जो होगा वो भी मूल बिंदु की तरफ होगा। इसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशन, जो नॉन नेगेटिव कंडीशन है वो इसमें संतुष्ट होंगी और इसका जो हल क्षेत्र है वो हमें प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त होगा। अब इसका डायग्राम देखें तो बाई बराबर 65 के लिए ये हमने लाइन खींच दी। ठीक है, दूसरी 2x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 300, इसके लिए बिंदु लिख दिए 150, 0 और 0,75। ऐसे ही दूसरी वाले के लिए 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 210 के लिए 70, 0 और दूसरा कौन सा है 0,105। अब इनको सबको हमने लाइन के द्वारा मिला दिया इन बिंदुओं को इस तरीके से। अब इनके हल क्षेत्र के बारे में देखें कि किसका हल क्षेत्र किधर है, तो बाई लेस देन एंड इक्वल टू 65 के लिए असमिका हमारी संतुष्ट हो रही थी, इसलिए इसका हल क्षेत्र कैसा होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। ऐसे ही 2x प्लस 4y इसके लिए भी संतुष्ट हो रही थी, तो इसके लिए भी क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। और 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 210 इसके लिए भी संतुष्ट हो रही थी, इसलिए इसका भी मूल बिंदु की तरफ होगा। यानी सबका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ होगा। और x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 यानी बाई h, तो इसके लिए भी क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन हल क्षेत्र है वो हम देखेंगे कॉमन कौन सा हल क्षेत्र है। तो इसका कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा जो तीनों समीकरणों को कॉमनली संतुष्ट करेगा, तो ये पूरा जो हल क्षेत्र है वो तीनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, जो सभी समीकरणों को संतुष्ट करेगा। अब इनके कटान बिंदु देखें और उनके मान ज्ञात करें कि कैसे ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक जो जी बिंदु है इसके हमें पॉइंट निकालने हैं। तो ये कौन से समीकरण को सॉल्व करने पर प्राप्त होंगे, एक इस वाले समीकरण को और एक इसको। तो इन दोनों समीकरण को लिखकर इसके मान ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही ऊपर वाले कटान बिंदु एच के, वो एक इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे और एक इसको, इन दोनों से हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसका भी मान ज्ञात करना है। तो ये हमें प्राप्त होगा बाई लेस देन एंड इक्वल टू 65 और 2x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 300, इससे प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो छायांकित क्षेत्र हो जाएगा वो ये पूरा पार्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम इनके जो कोणीय बिंदु है उन पर इसका मान ज्ञात करेंगे। एक तो ये कोणीय बिंदु हो गया, एक ये हो गया और एक इधर का हो गया। ठीक है, और एक ये वाला बिंदु। इस तरीके से हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। और एक ये मूल बिंदु, तो ये कितने 2 4 5 हैं, तो 5 बिंदुओं पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। कौन कौन से हैं, 0,0 70,0 30,60 और 20,65 और 0,65, इन पर हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इन पर हम इनको देखेंगे। 0,0 पर इसका मान 0 प्राप्त होगा। ए बिंदु पर 70,0 रखें तो 1400 मिलेगा। 30,60 रखेंगे तो 2400, 20,65 रखेंगे तो 2350 और 0,65 रखेंगे तो 1950। अब चूंकि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि हमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना है,
तो अधिकतम हमारा है 2400, जो कि हमें जी बिंदु से प्राप्त होगा 30,60 से। तो हमें जो ए प्रकार के उपकरण हैं वो 30 और बी प्रकार के 60 उपकरण बनाना ही होंगे, जिससे हमें अधिकतम लाभ 2400 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये हमारी दूसरे टाइप की समस्या थी, जिसमें हमने उपकरण संबंधी समस्याओं को सॉल्व किया। अब है तीसरा टाइप, परिवहन संबंधी समस्याएं। इसके अंदर हम जितनी भी परिवहन से रिलेटेड समस्याएं होंगी उनको हम रैखिक प्रोग्रामन समस्या के द्वारा हल करेंगे। परिवहन संबंधी समस्याएं, इस प्रकार की समस्याओं में हमें वस्तुओं को विभिन्न संयंत्रों या कारखानों से विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न बाजारों में प्रत्येक बाजार की मांग तथा प्रत्येक संयंत्र या कारखाने के लिए आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए परिवहन प्रारूप ज्ञात करना होता है, ताकि परिवहन की जो लागत है वो न्यूनतम हो, यानी इसमें जो लागत है वो मिनिमम रहनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझे, पी और क्यू दो स्थानों पर कारखाने हमारे स्थापित हैं। इन कारखानों से एबीसी 3 डिपो में वस्तुएं भेजी जाती हैं। इन डिपो की जो साप्ताहिक आवश्यकता है वो 5, 5 और 4 इकाइयाँ हैं, जबकि पी और क्यू कारखानों की जो उत्पादन क्षमता है वो क्रम से 8 और 6 इकाई है। और प्रति इकाई परिवहन की जो लागत है वो हमें निम्न प्रकार दी है कि पी और क्यू की लागत एबीसी में कितनी है। पी की है एबीसी में 16, 10, 15 और क्यू की है 10, 12 और 10। इस तरीके से ये हमें समस्या दी है। तो वस्तुओं की कितनी इकाइयाँ प्रत्येक कारखाने से प्रत्येक डिपो को भेजी जानी चाहिए, जिससे हमारा परिवहन लागत है वो न्यूनतम हो। इसके लिए हमें इसका गणितीय स्वरूपण और हल ज्ञात करना है। तो इस तरह की समस्याओं को भी हम ग्राफी विधि से हल करते हैं रैखिक प्रोग्रामन के द्वारा। तो इस प्रकार की समस्या को हम निम्न प्रकार लिखेंगे कि माना कि जो पी पर स्थित कारखाना है वो ए और बी पर स्थित डिपो को क्रम से वस्तुओं की एक्स और वाई इकाइयाँ भेजता है। चूँकि कारखाने पी की जो उत्पादन क्षमता है वो 8 इकाई है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो शेष कितने रह जाएंगे 8 माइनस एक्स माइनस वाई। क्योंकि अगर हम ए और बी को ही भेज देंगे एक्स और वाई, तो सी के लिए क्या बचेगा फिर 8 माइनस एक्स माइनस वाई। क्योंकि आवश्यकताएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसीलिए एक्स ग्रेटर 0 कॉमा वाई ग्रेटर 0, तो हमारी 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8 हो जाएगी, यानी 8। ऐसे ही ए पर स्थित डिपो की जो साप्ताहिक आवश्यकता है वो 5 इकाई है, और कारखाने पी से वस्तु की जो एक्स इकाई का परिवहन करके दिया गया है, तो शेष कितना रह जाएगा 5 माइनस एक्स। क्योंकि अगर हम एक्स इकाई खरीद लेंगे पी से तो इसके अलावा भी तो रह जाएगी ना, तो 5 माइनस एक्स जो कहाँ पर जाएंगे क्यू के लिए। इसी प्रकार जो बी पर स्थित डिपो है उसको कारखाने क्यू से 5 माइनस वाई इकाइयों का परिवहन किया जाता है, लेकिन जो कारखाने क्यू की उत्पादन क्षमता है वो 6 इकाई है। तो यहाँ पर भी हमारी शेष रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस 4, जो हमें किसको भेजनी होगी सी डिपो को, क्योंकि डिपो हमारे पास कितनी है 3 है, ए बी और सी। तो यहाँ से क्या होगा 5 माइनस एक्स, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं है, और वाई भी वाई माइनस 5 भी ग्रेटर 0, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 5 है और वाई लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। कारखाने पी से डिपो एबीसी के लिए जो परिवहन लागत है वो क्रम से 16x 10 वाई
और 15 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई है। इसी प्रकार क्यू से 10 इंटू 5 माइनस एक्स, 12 इंटू 5 माइनस वाई तथा 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 है। तो टोटल हमारे पास जो लागत होगी वो कितनी हो जाएगी, इन सभी को जोड़ के लिख देंगे। जेड बराबर 16x प्लस 10 वाई प्लस 15 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 10 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 12 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। इसे सिंपल करेंगे तो हमें मिलेगा जेड बराबर एक्स माइनस 7 वाई प्लस के 190, यानी कि इसका जो गणितीय रूप हमें मिलेगा वो मिनिमम जेड बराबर एक्स माइनस 7 वाई प्लस 190 और व्यवरोध क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8 और एक्स प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, वाई लेस देन इक्वल टू 5 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। ये हमें इसका गणितीय रूप प्राप्त होगा। अगर हम इसको डायग्राम की सहायता से समझें तो यहाँ पर हमें डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कारखाना पी है जिसकी जो आवश्यकता है वो 8 इकाई है, ऐसी कारखाने क्यू की 6 इकाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x इकाई डिपो ए को भेजें तो यहाँ से 16 जो यूनिट है वो ए की तरफ जाएंगी। ऐसे ही जो शेष है 10 इकाई वो हम बी की तरफ भेजें जो कि 22 इकाई के रूप में है। तो सी डिपो की तरफ कितनी जाएंगी, 8 माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हमें टोटल इनकी 15 यूनिट यहाँ से जाएंगी सी डिपो के लिए। ऐसे क्यू बिंदु से भेजें जो क्यू कारखाना है, ए डिपो को भेजें 5 माइनस एक्स, तो यहाँ से हमें टोटल 10 प्राप्त होंगे इनके लिए, और बाई के लिए 5 माइनस बाई, तो यहाँ से 12 प्राप्त होंगे। और सी पॉइंट के लिए हमारे पास जाएंगी 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस बाई, यानी कि एक्स प्लस बाई माइनस 4, और ये हमारे पास कितनी है, 10 है। तो इस तरीके से हम डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है कौन ही विधि से। तो पहले समीकरण को हम समीकरणों को समीकरण में चेंज कर लेंगे और उनके निर्देशांक बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरणों में लिख दिया मैंने। तो पहले समीकरण के लिए x प्लस वाई बराबर 8, तो इसके बिंदु मिलेंगे हमें 8,0 और 0,8। अब इसमें मूल बिंदु की मान रखें 0,0, तो ये हमारी समीकरण संतुष्ट हो जाएगी और इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। ऐसे दूसरे के लिए x प्लस वाई बराबर 4, तो इसके बिंदु मिलेंगे 4,0 और 0,4। इसमें मूल बिंदु की मान रखें 0,0, तो ये मिलेगा 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, जो कि असत्य है, यानी हमारी असमीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। और x लेस देन इक्वल टू 5 के लिए ये x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 के लिए हमें लाइन खींचनी है, और जब हम इसमें मूल बिंदु की मान रखेंगे तो ये भी हमारी असमीकरण संतुष्ट हो जाएगी। ऐसे ही y लेस देन इक्वल टू 5 के लिए इसमें भी हम y बराबर 5 के लिए लाइन खींचेंगे और मूल बिंदु की मान रखें तो ये भी असमीकरण हमारी संतुष्ट हो जाएगी और इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। अब हम इसको देखें कि इसका डायग्राम हमें कैसे प्राप्त होगा। तो हमें इसका डायग्राम इस तरीके से मिलेगा। ये देखिए y बराबर 5 के लिए और ये x बराबर 5 के लिए दोनों हमने लाइनें खींच ली हैं, और ये हमारी x प्लस वाई बराबर 4 के लिए और ये x प्लस वाई बराबर 8 के लिए। इनके बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। अब इनके हल क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि हमारा y बराबर 5 था, उसके लिए मूल बिंदु की तरफ है, और x लेस देन 5 के लिए भी मूल बिंदु की तरफ है। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर 4 के लिए मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, ऐसे ही है। इसके बाद
एक्स प्लस वाई बराबर बराबर 8 के लिए मूल बिंदु की तरफ है, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा। तो इन सब का जो कॉमन पार्ट होगा, जो सभी में कॉमन भाग आएगा, वो हमारा ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, जो सभी में क्या होगा, कॉमन होगा। यानी कि इधर से विपरीत दिशा में, इधर से मूल बिंदु की तरफ, इधर से भी मूल बिंदु की तरफ, और इधर से भी मूल बिंदु की तरफ। तो कॉमन भाग कितना हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा। अब इनके कोनी बिंदु पर हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा छायांकित भाग होगा। पहले हम इनके कटान बिंदु निकाल लेंगे। तो एक तो हमें इस कटान बिंदु की जरूरत है। तो ये दोनों जो लाइनें काट रही हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इनके बिंदु निकाल लेंगे। तो ये आ जाएंगे हमारे 5,3। ऐसे ही ये वाले बिंदु भी क्या होंगे, इनके भी हमें निकालने हैं। तो इसको भी निकाल लेंगे और ये दोनों बिंदु भी निकाल लेंगे। हालांकि जरूरत हमें इतनी इतनी की है। और ये बिंदु हमारा है 0,5 और ये 0,4। तो इन पर हम इसका हल क्षेत्र देखेंगे और मान देखेंगे कि इस पर इसका मान कितना आ रहा है। तो सी बिंदु पर 4,0, तो यहाँ से इसका मान 194 प्राप्त हुआ। एल बिंदु पर 5,0 195। आई बिंदु पर 5,3 174। जे बिंदु पर 3,5 पर 158। के बिंदु पर 155 और डी बिंदु पर 162। अब चूंकि हमें निम्नतम मान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिनिमम जेड चाहिए, तो ये हमें के बिंदु पर मिलेगा, जो कि 155 प्राप्त होगा। कितना मिलेगा, 155। किस पर मिलेगा, 0,5 पर। यानी कि हमें पी और क्यू से जो डिपो है ABC, इसके लिए ए डिपो को 0 और बी डिपो को 5 इकाई भेजनी चाहिए। तो शेष इकाई 3 रह जाएंगी। 3 इकाई हमें सी डिपो को भेजनी चाहिए। ऐसे ही दूसरी क्यू के लिए 5,0,1 ये उसके लिए भेजनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कितनी टोटल 6, पी पर हमारी टोटल 8 थी और क्यू पर 6 थी। तो इस तरीके से अगर हम भेजेंगे तो हमारी न्यूनतम लागत 155 रुपये हमें प्राप्त होगी। तो ये थे आपके आज के एग्जाम्पल और थ्योरी के कंसेप्ट। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे विद एग्जाम्पल। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इन कंसेप्ट को एक बार दोबारा से पढ़ना और दोबारा से वीडियो को देखना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो हो सकता है आपको पहली बार में समझ में नहीं आए, तो आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।